प्रमोद श्रोत्री जी के सम्मुख आज डॉक्टर टी.आर. जोशी जी की पुस्तक फिर अपने परिवेश से कहानी संग्रह एवं सुनो की कविता कुछ कहती है काव्य संकलन का विमोचन किया जाता है। डॉक्टर टी.आर. जोशी जी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। मैं चंद्रशेखर देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। जब सच कहने की हिम्मत जवाब देने लगती है तो साहित्य में वो ताकत फिर भी बची रहती है कि वो सब कुछ जो देखता है, जो सुनता है, उसको अभिव्यक्त करता है। साहित्य हमें वो ये सीख देता है कि हम देखें, हम सुने, हम बोलें, हम लिखें। और वो ताकत जो साहित्य की साधना करते हुए जो साधक हैं साहित्य के लिए देते हैं, खंड काव्य, कविता संग्रह, काव्य संग्रह, तमाम उपन्यास, शोधग्रंथ और भक्ति साहित्य, ये सब तमाम वो चीज़ें हैं जो चंपावत जिले के शिक्षाविद और साहित्यकार डॉक्टर तिलकराज जोशी ने अपनी लेखनी से समाज को दी। अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा विविध साहित्यिक कृतियों को सृजित कर चुके हैं और 28 अप्रैल आज 28 अप्रैल को वो 2 और साहित्य की खूबसूरत रचनाएं दे रहे हैं। एक काव्य संग्रह है, सुनो की कविता कुछ कहती है, और एक बेहतरीन कहानी संग्रह है फिर अपने परिवेश से। आखिर ये साहित्य की यात्रा है, साहित्य का सफर है, उसको उस पर चर्चा करने से पहले, उसको जानने से पहले एक संक्षेप में डॉक्टर तिलकराज जोशी जो शिक्षाविद हैं, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रहे हैं, 2 दशक से लंबा समय उनका साहित्य साधना का यानी कि रचना धर्मिता का है। यद्यपि साहित्य का लेखन 1962 के बाद जब वो बाल्यावस्था में थे, चीन युद्ध के बाद जो हालात उपजे, उस समय देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का, उस समय की परिस्थितियों को अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया। तो उनसे ही वो जानते हैं कि कैसे उनका सफर रहा है। 3 विषयों के वो मास्टर हैं, यानी कि उनका जो पीजी राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य से किया। तो ऐसी क्या परिस्थितियां आई कि वो राजनीति और समाजशास्त्र के विषय की ओर बढ़ने के बजाय साहित्य की साधना करी। तो उनसे ही जानते हैं कि बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। तो इससे पहले कि जो पुस्तकें विमोचित हुई हैं उन पर चर्चा करने से पहले, तो आपका जो साहित्यिक सफर रहा उसकी शुरुआत कैसे हुई? आपने 3 विषयों से पोस्ट ग्रेजुएट किया, लेकिन साहित्य की ओर रुझान राजनीति और समाजशास्त्र की विधा की अपेक्षा कैसे आपने उसको तय किया? क्या ये एक प्रवृत्ति थी कि समाज में जो कुछ हो रहा है उसको अपने शब्दों में पिरोना? साहित्य के प्रति अभिरुचि तो हमें मेरे पिताजी की वजह से मिली, क्योंकि मेरे पिताजी भी कविताएं लिखा करते थे। बल्कि मैंने बाद में पिताजी कहते थे कि मेरे पंजाब में कुछ पत्रिकाओं में वे कविताएं छपी भी थी करके। तो उन्होंने किताब छपवाई तो कभी नहीं, क्योंकि आर्थिक स्थितियाँ बहुत अच्छी अनुकूल नहीं रही। 7-8 बच्चों को पालन पोषण करना हुआ, पद भी अपने क्लरिकल जॉब में हुए। तो उनके निधन के बाद अभी जब मैं अपनी पुस्तकें प्रकाशित की तो मैंने उनकी एक कविता, कुछ कविताएं को संग्रहित की है और उसका नाम मैंने त्रिहाइणी रखा है। त्रिहाइणी में 3 पीढ़ियों की कविताएं हैं, मेरे पिताजी की, मेरी और मेरी सबसे छोटी बालिका की। तो इस तरह से प्रेरणा तो मुझे पिताजी के वजह से ही मिली। और तो पिताजी कवियों के लिए एक बात कहा करते थे कि कवि ही कोशिश से नहीं होते हैं, वे ईश्वर प्रदत्त होते हैं। तो एक मुझे मतलब एक ईर्ष्या जैसी थी कि यानी कि वो तो बहुत ईश्वर प्रदत्त होते हैं, तो इसका मतलब बहुत विशिष्ट होते हैं। तो तब भी मेरे भावमन में कभी जो भी बात आ जाती थी, जो भी होता था, चाहे वे जैसा अभी आपने बताया 1962 में जो चाइनाई वार हुआ उसके वजह से प्रभावित हुआ, या अपने जीवन में सन 1970 में भी एक घटना हुई। एक केशव दत्त पांडे जी थे, सल्ला
कमेला के, तो मेरे दोस्त थे, वो घर को वहाँ जा रहे थे, छुट्टी छूट के उनको बुला लिया गया था बीच में ही। तो कहने लगे कि यार दोबारा मिल लेते हैं, क्या पता जिंदगी का भरोसा मिलते हैं या नहीं। मैंने कहा कि उसमें बातें न करो। तो दुर्भाग्य से वो उस वार में सत्तर में वास्तव में उनकी वाणी सत्य रही, वे नहीं आ पाए। तो इस पर, इस पीड़ा से भी एक कविता निकली कि तुम सत्य थे, मैं भूल था। तो ऐसे ही जीवन में जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक घटनाएं होती रही, तो उन पर मैं विविध विषयों में लिखता रहा। वैसे मेरा मूल स्वर प्रेम का रहा है, प्रेम संबंधी कविताएं लिखी। उसमें भी दैहिक प्रेम का न रहकर मेरा एक अव्यक्त प्रेम रहा है प्रकृति से, या कोई, मैं उस प्रेम की व्याख्या तो नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने एक कविता संग्रह और लिखी है ये, जिसमें अपने उसको भी याद में किसकी न जाने, एक किताब है, उसमें यही बात आई है कि किसकी याद में मेरी ये कविताएं निकलती है, पता नहीं, याद में किसकी न जाने करती। तो इस तरह से कविताएं निकलती रहीं। शुरू में आर्थिक परिस्थितियां और पारिवारिक उत्तरदायित्व के कारण मैं तो छुपाने की कल्पना ही नहीं कर सकता था। इच्छा बहुत थी। तो मैंने सन 82 में, जब मैं दिघलचौड़ में था, तो लोहाघाट में एक पांडे जी थे, प्रकाश, उनका प्रेस था, तो उनसे मैंने एक किताब छपवाई, छोटी सी बुकलेट टाइप की, प्रेमार्चन, जिसमें मेरे 108 कविताएं हैं, खंड काव्य है प्रेमार्चन। तो उसको मैंने जब भेजा उस समय के कई लोगों को, साहित्यकारों को, तो उनमें से 20-25 जो उस समय के स्तरीय कवि थे, उन लोगों का मेरे पर प्रोत्साहन भी आया और मुझे बधाई भी दी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जैसे कवि हैं जिन्होंने मुझे बधाई दी और मेरे कहा कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो इस तरह तो लिखा तो बड़ा, उससे उत्साह बढ़ा। तो फिर मैं अपनी कविताओं को संजोया, बल्कि वहीं दिघालीचौड़ की ही बात है कि जब मैं भेजता था पत्रिकाओं में और इधर उधर, तो सब जगह से धन्यवाद वापिस आते हैं, तो मैं काटने लग गया था, उनको फाड़ने लग गया था। तो ये सौभाग्य रहा मेरा कि मेरी पत्नी ने मेरे हाथ पकड़ दिया और रोका, कहा आप नहीं फाड़ोगे और इनको लिखते जाओ, कोई बात नहीं, कभी तो आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी तो कभी तो छपेगी। इनकी ये वाणी ऐसी रही कि वास्तव में जब मैं बाद में वेतन भी बढ़ गया, हमारा पद भी बढ़ गया, प्रिंसिपल से के रूप में रिटायर हुआ हूँ। तो दोनों जने सर्विस में थे, तो भगवान की कृपा से आर्थिक स्थिति अच्छी रही, तो जिससे रिटायरमेंट के बाद सारी किताबें, अधिकतर किताबें मेरी रिटायरमेंट के बाद निकली हुई हैं। उसके पहले 2-3 किताबें निकली थी, एक तो प्रेमार्चन, करुण क्रंदन, मानसी और पूर्णागिरी चालीसा, ये छोटी छोटी बुकलेट टाइप की किताबें निकली थी और सारी किताबें मेरी रिटायरमेंट के बाद निकली हैं, जो अभी तक अनवरत जारी है। जो साहित्य के जो आपके 20 अंकुरन आपको छात्रावस्था में हुआ, तो 8वीं में हुआ, तो जो पहली आपने कविता लिखी जो इसमें वीर रस था, चीन युद्ध के बाद की, तो उसकी कुछ पंक्तियां आप सुना सकेंगे कि क्या वो पंक्तियां थी? वो सन 62 में मैं 8th में था, तो उस समय चीन ने अटैक किया था अक्टूबर में, और सन 63 में मैं 9th में चला गया। तो 9th को 20 अक्टूबर को मुझे याद आई कि 62 में 1 साल हो गए वो युद्ध के, तो तब मैंने एक कविता लिखी, 20 अक्टूबर 1962 हमको याद दिलाता है, धोखे चीनी जैसों से बचना हमको सिखलाता है, लाठी डंडे बारूद गोले हमसे वह उठलाता है, देश प्रेम के खातिर हमको मरना भी सिखलाता है, चाऊ माऊ म्याऊ म्याऊ ही करते रह जाते हैं, देख भारतीय वीरों को वे भीगी बिल्ली हो जाते हैं, यही हाल है उन देशों का, आँख हमें जो दिखलाते हैं, थोड़ा भी हम जब गुर्राते प्राण प्राण चिल्लाते हैं। ये मेरी प्रथम कविता है और वीर रस की हो गई है, बाई चांस बालकपन की है, बचपन की है, तो ये मेरी पहली कविता है।
उसके बाद निरंतर चलता रहा और वो आज तक भी चल रहा है। और मेरी कविताओं में सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कुछ खंड काव्य अधिक लिखे। शुरू में ही पहला ही मेरा खंड काव्य प्रेमार्चन रहा। उसके बाद एक मानसी छोटी सी है, खंड काव्य तो हम नहीं कहेंगे, एक लंबी कविता कहेंगे उसे। वैसे मैंने खंड काव्य नाम दिया है, लेकिन खंड काव्य की परिभाषा में वो आता नहीं है। और गौतमी एक खंड काव्य है, आंसू एक खंड काव्य है, त्रिधारा एक खंड काव्य है, उरी की मधुशाला, यह भी मधुशाला डॉक्टर हरिवंश राय बुक्तन के मधुशाला के ट्यून में, इसमें उनके तो 8वीं लाइन में मधुशाला शब्द आता है, मेरे चतुष्पदी है, हर चौथी लाइन में मधुशाला आता है। तो ये मेरे खंड काव्य रहे। और कविता संग्रह में करुण क्रंदन, नागफनी के फूल, ठूंठ का आत्मकथ, याद में किसकी न जाने, हर्षा विधेन देवाय कसमें, वृक्ष का आत्मकथ और मेरा प्रलाप, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के स्वर, प्रकृति से कामाकुची, और आज ये नई कविता सुनो की कविता कुछ कहती है, ये कविता संग्रह हैं। और इसके अलावा त्रिहायणी और हिमगिरी की निर्झरणी, ये हमारी संयुक्त काव्य संग्रह निकला है, जिसमें साझा काव्य संकलन कहेंगे। इसका संपादन का कार्य मैंने और हमारे साथी जो दिवंगत हो गए हैं डॉक्टर बेदिल जी, उन्होंने, और डॉक्टर रस्तोगी जी, उन तीनों के का संपादन इसमें रहा है। और एक उपन्यास लिखा है छोटी सी, उसका नाम है तुम्हारे नाम की पाती से। और इस उपन्यास की विशेषता यह है कि इसमें एक तरफा पत्र है, एक तरफा पत्र है नायक का नायिका के लिए, या प्रेमिका प्रेमिका के लिए। और वो एक तरफा ऐसा दूसरी ओर का पत्र, उसे पढ़ते पढ़ते लगता है कि उस ओर से भी पत्र आया है, तो वो उत्तर दे रहा है। तो ऐसे होते होते ये पूरे पत्र से ही समाप्त होता है। तो एक पूरी घटना, एक पूरी कहानी इसमें बनती है, जो उपन्यास के रूप में प्रस्तुत हुई है। और कहानी संग्रह 2 लिखे हैं, एक अपने परिवेश से है, और एक दूसरा जिसका आज विमोचन होना है, उसका नाम फिर अपने परिवेश से रखा गया। तो मुझे इसी में, जैसे आपने कहानी संग्रह है अपने परिवेश से, और उसके बाद फिर अपने परिवेश से, तो दोनों के नामकरण कमोबेश एक जैसे है। दोनों में एक तो अंतराल कितना है, दोनों के नामों में समानता जैसी क्यों है? तो जो दोनों कहानी संग्रह हैं, उन दोनों के विषय वस्तु में मतलब या कितना अंतर है, कितनी समानता है, और क्या उसके संदेश जो जाते हैं समाज को, यथार्थ की कहानियों पर, यथार्थ के जीवन पर काफ़ी कुछ संकेत कर रहा है। जी, मैंने जब अपने परिवेश से लिखी लगभग 90 के आसपास में, तो उसे लोगों ने उन कहानी को बहुत महत्व दिया, और उसके विषय में प्रतिक्रियाएं आई। यहाँ तक कि सामान्य जनता जो है, उनके हाथ में भी पड़ गई गई, तो उन्होंने भी कहा कि अरे आपने फलानी कहानी लिखी है, और बड़ा अच्छा लगा। और उनको अंदाज भी आ गया कि ये अपने परिवेश से लिखी है, तो किसकी कहानी है, इसमें तो आपने फलाने का व्यक्तित्व किया है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी कहानी में, जबकि नाम वाम सब जगह स्थान बदला था, फिर भी उनको अंदाज आ गया कि ये किसी के व्यक्तित्व को ये प्रतिबिंबित कर रहा है। और एक आश्चर्य मुझे ये भी हुआ कि एक गुरुजी थे हमारे, डॉक्टर डी जोशी, दुर्गादत्त जोशी जी, काफ़ी वृद्ध थे, 82-83 साल के, वो मेरे यहाँ आते रहते थे। तो एक कहानी उन्होंने ये कहा कि ये आपको तो मैंने अपनी गोपनीय बात कभी नहीं बतलाई थी, लेकिन आपने ये कैसे लिख दिया। अब मैं उन्हें कहता रहा, गुरुजी कि ये देखिएगा, आपसे मेरा परिचय हुआ है सन 90 के बाद आप मेरे पास आ गए। ये कहानी संग्रह 2-4 साल पहले लिख दी है, तो आपने मेरे को कब कही अपनी कहानी, अपनी गोपनीय बात? ये मैंने नहीं लिखी है, आप माफ़ करें। हो सकता है ये आपके जीवन में घटित हुआ हो,
और ये ऐसी बात। तो मुझे लगा कि अरे इसका मतलब कि हमारी कल्पनाएं इतनी आगे बढ़ती है कि किसी को वो अपनी कहानी लगती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो फिर मुझे मेरी श्रीमती जी ने और मेरी छोटी बेटी ने और एक वो सरोज मैडम हैं डिग्री कॉलेज में, उन्होंने बहुत अभी पिछले 2 साल में बहुत ही जिद की कि मैं एक कहानी संग्रह और निकालूं। तो कहानी संग्रह तो निकाल दिया, शीर्षक क्या रखा जाए बात, तो वो भी सब मैंने अपने परिवेश से ही दिया था। तो मेरे दामाद ने कहा पापा आपने पहले वाले का लिखा है अपने परिवेश से, इसे लिखो फिर अपने परिवेश से। मैंने कहा हाँ बेटा बहुत अच्छा शीर्षक तुमने बतला दिया। तो वही शीर्षक मैंने इसका दिया। तो अपने परिवेश से हम समाज के परिवेश की बात करते हैं। तो जो समाज में जो आपने जो कि 20वीं सदी से आपने शुरू किया, 7वें दशक से आप शुरू करें और हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में हैं, तो करीब 50-60 साल का ये अंतराल हो जाता है। तो साहित्य के समाज का परिवेश कितना बदल रहा है और लोगों के अपने जीवन का परिवेश कितना बदल रहा है, और साहित्य को देखने के नज़रिए, पढ़ने के नज़रिए में युवा पीढ़ी का क्या रोल है? सर मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे समाज में जितना परिवर्तन अभी हुआ है, ये किसी भी दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से कहिएगा, विज्ञान की दृष्टि से कहिएगा, राजनीति की दृष्टि से कहिएगा, सामाजिक मान्यताओं और विचारों की दृष्टि से कहिएगा, इसमें अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। जिस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करते थे उसे आज हम सही मान रहे हैं। किसी भी चीज़ में, सामाजिक व्यवस्थाओं में भी हम कई चीज़ों को जिसे हम स्वयं भी बर्दाश्त नहीं करते थे, उसे हम बहुत सामान्य मान रहे हैं। आज का हमारे समाज में शादी ब्याह के जो वो हैं प्रक्रियाएँ हैं, बढ़ रही हैं, चेंज हो रहे हैं। उनका 2 दिन, उनका 1 दिवसीय हो गया है। और पहले की तरह से अब वो जाति बंधन भी उतना नहीं रहा है, अपने पसंद की शादियाँ भी अधिक हो रही हैं। तो कई चीज़ें परिवर्तन आए, कई चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मैं इनको सब बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन होना उचित भी है, सही भी है। और कई चीज़ों में मैं देख रहा हूँ कि वह हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं हो रहा। जैसे पुस्तकों का ही है, पढ़ाई का माहौल ही चेंज हो गया है। आज आप बच्चे जब परीक्षा दे रहे हैं तो केवल पास होने के लिए दे रहे हैं। मतलब मुझे आश्चर्य होता, एक बच्चे से मैंने पूछा बेटा तो ये तुमने फलानी कबीर वबीर का पढ़ा है, ऐसा कभी पढ़ाए थे? बाई चांस पूछा तो उसने बड़ा मुझे हंसते हुए उत्तर दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा बात क्या कर, तो नहीं अब तो अब कबीर वबीर कुछ नहीं है, अब हमारे कोर्स में वो भाई नहीं, हाई स्कूल तक पढ़ा, कौन पढ़ता है, वो पास हो गए हम, कौन पढ़ता है क्या? मैंने कहा नहीं पढ़ना तो चाहिए बेटा, ऐसा कहा। तो मेरी बात उसकी समझ में नहीं आया। तो मतलब आज हम केवल अपने कैरियर के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब ज्ञान या नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ाई भी सीमित हो गई है, विषय तक हो गया। मैं देखता हूँ, अपने ही बच्चों को देखता हूँ कि साहित्य के प्रति रुचि नहीं है। मान लो विज्ञान के छात्र हैं तो साहित्य से वो कोई उनको लेना देना नहीं है। अगर साहित्य का छात्र है तो उसे अन्य राजनीति से नहीं लेना देना है, तो सीमित हो गया है। ये जरा कष्टकर है। तो इसीलिए किताबों का महत्व भी कम हो गया है, पुस्तकों का महत्व भी कम हो गया है, शॉर्टकट हो गया है। शीर्षक को लेकर आपने भी कई जगह लिखा है कि उलझने और एक असमंजस की तो पुस्तकों की शीर्षक कितनी बड़ी है और जीवन की चुनौती कितनी बड़ी है जो आज के दौर में आप देखते हैं? मतलब जो उलझने जो आप अपने साहित्य में तमाम तरह के मसलों को, तमाम तरह के बिंदुओं को इंगित करते हैं, तो उलझने मतलब शीर्षक सुझाने में और शीर्षक से उसको मैच करने में और जीवन को चला इनमें सर शीर्षक तो मैंने, जैसा आपने पढ़ा है और आपने स्वयं व्यक्त कर दिया है कि मैंने लिखा है कि शीर्षक की उलझन हमेशा रही है मुझे, क्योंकि शायद हमारा जीवन ही शीर्षक विहीन है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे समय में क्या आज भी वही स्थिति कि हम बच्चों को गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है। अच्छा, एक तो उन पर हम बोझ डाल दे रहे हैं कि तुम्हें
बस 90 लाना है, 95 लाना है। अगर बच्चा 90 ला रहा, अगला वाला 92 ला रहा है, तो हम बच्चे को प्रोत्साहित न करके करें अरे इस बार तो तू बेटा 2 नंबर कम हो गया, मतलब लगाइएगा 95, 93 वाला, 90 वाला पिछड़ा समझ रहा आपने को। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि बोझ बच्चों पर इस तरह का डाल दिया जा रहा है कि उनको आगे बढ़ना है, उसके पीछे जीवन के अन्य पहलुओं को हम छोड़ दे रहे हैं, केवल हम मार्क्स को देख रहे हैं। यानी कि मार्क्स को नहीं, हमें तो जीवन को देखना चाहिए था कि बच्चा आगे जीवन में क्या करेगा। तो उस हाथापाई में न तो बच्चा अपना कोई निर्णय ले पा रहा है, न बच्चा अपना कोई लक्ष्य ढूंढ पा रहा है। अब लक्ष्य विहीन वे पढ़ रहे हैं, जो मिल जाए, टीचर बन गया तो बढ़िया, इंजीनियर बन जाए तो बढ़िया, डॉक्टर बन जाए तो बढ़िया, उनको मालूम ही नहीं रहता, वो बन जाते हैं, बन जा रहे हैं। और जो नहीं बन पा रहे हैं वो बेचारे फिर कहीं के नहीं रहे, न घाट के न। हमें दिशा देने की जरूरत है। एक बात मुझे लगता है कि हमें बच्चों को दिशा देने की जरूरत है कि आपको क्या करना है। अगर शुरू से अगर उनको दिशा दे दी जाए तो शायद उनका जीवन भी सुधरेगा और उन पर दबाव भी कम होगा। नंबर के बजाय वो अपने जीवन का हाँ, ध्येय, नंबर के बजाय। तो आपने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन आज की स्थिति ये है कि लोगों ने 2 दर्जन साहित्य की पुस्तकें पढ़ी तक नहीं है, ऐसे लोग हैं समाज में। युवा पीढ़ी तो बिल्कुल इससे विमुख हो रही है, और सोशल मीडिया के ज़माने में साहित्य ही नहीं, विषयों को पढ़ने में, गंभीरता से पढ़ने में, पुस्तकों को लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो कैसे इस चुनौती का, जो सोशल मीडिया की चुनौती है, जो डिजिटल एज की चुनौती है, पुस्तकें बची रहें, साहित्य बचा रहे, साहित्य समृद्ध हो, उसकी दिशा में काम किया जाए? सर, उस दिशा में बड़ा सौभाग्यशाली समय ये मैं मानूंगा कि अभी 1-2 वर्ष से पढ़ाई की ओर, की पुस्तकों की ओर रुझान बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से भी प्रयास हुआ, और वो जगह जगह किताब को अधिक लगा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया हो रहा था। इससे कम से कम एक भले ही अभी एक भीड़ एकत्रित वाली बात हो रही है, अन्य चीज़ों के लिए लोग बाग जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं किताबों के प्रति भी लोगों की रुचि हो रही, चाहे वे पलट जा रहे हैं, चलते चलते जा रहे हैं। और ऐसा भी देखा गया है इस किताब कौतुक में कि कई लोगों ने अपने इंटरेस्ट की ही, चाहे हों साहित्य की हो या किसी विषय के हो, तो कुछ पुस्तकें खरीदी हैं लोगों ने। अब जब पैसा खर्च किए हैं तो निश्चित रूप पढ़ेंगे भी। तो इसको मुझे लगता है ये किताब कौतुक वाली चीज़ ये निरंतर बना रहे, तो इससे, और इसे कंपटीशन के रूप में भी डाला जाए कि जिसने कितनी किताब पढ़ी है। मान लीजिए कि एक बार मैं मैंने अपने कहीं विद्यालय में शुरू किया था, मैंने कहा बेटा ऐसा है कि जो मेरी एक किताब पढ़ेगा उसे मैं एक किताब खरीदूंगा, ऐसा कहा। उसके बाद भी लड़के ध्यान से नहीं आता है क्या है, तो इस तरह से कंपटीशन कराया जाए कि किसने कितना पढ़ा है। उसका थोड़ा सा हल्का सा ऐसा नहीं कि खाली कह दे, तो थोड़ा सा हल्का टेस्ट के असेसमेंट तुमने क्या दिखा। अगर वो मान लो थोड़ा भी सावधानी से कर देता है, वो चाहे उसे किसी से पूछ कर ही कर दिया, तो इसका मतलब कि उसका इंटरेस्ट जगेगा उसके। तो ऐसे कंपटीशन रखे उनको। हम अन्य कई चीज़ करते हैं, प्रतियोगिता, खेल की प्रतियोगिता करते हैं, अन्य प्रतियोगिताएं करते हैं, भाषण प्रतियोगिता करते हैं, क्यों ना हम पुस्तक प्रतियोगिताएं करके किसने कितनी किताबें पढ़ी, और उसको एक मान लिया किसी ने 10 किताबें पढ़ी तो उससे एक स्टैंडर्ड की किताब दे दी जाए, किताब ही दी जाए। और दूसरी बात, किताबों को प्रमोट करने के लिए एक बात, बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम जब किसी को देते हैं तो एक नई संस्कृति पैदा की जाए कि हम किसी को भी किताब प्रेजेंट करें, पुस्तक प्रेजेंट करें या कोई कलात्मक चीज़ प्रेजेंट करें। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो ये विलुप्त हो रही है, जिसके प्रति अरुचि हो रही, लोग बात कम जा रहे हैं, तो एक रुचि पैदा हो कि देखिए मेरे को ये किताब मिले। हम अन्य चीज़ें तो देते हैं, कहीं मूर्तियाँ देते हैं, कहीं कुछ देते हैं, उसकी जगह अगर हम किताबों का कल्चर पैदा करें तो दूसरा चीज़ ये हो सकता है। तो आप लेखन और के अलावा जो साहित्य को बचाए रखने, साहित्य को बढ़ाने के लिए जो साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना मंच है, उसके जरिए प्रयास हो रहे हैं। तो उत्तराखंड बनने के बाद ये जो पहल
आपकी ओर से शुरू की गई है, तो इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं और इसका किस तरह से लोगों पर असर पड़ता है, क्या नतीजे इसके रहते हैं? इसका सर दोनों ही रहा है। शुरू में ये बहुत अच्छी तरह से चलता रहा, तो धीरे धीरे लोग बागों का वही अपने कार्य उसके वजह से नहीं आने लगे। लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ हुआ कि हमारे साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना मंच के द्वारा कि उसमें कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। अच्छा, मेरी ही 8-10 किताबें तो मैंने ही इसके वो विमोचित की हैं। और राम प्रसाद जी हैं, उन्होंने 2 किताबें उन्होंने इस मंच से प्रकाशित की। हिमांशु जोशी जी हैं, उन्होंने 3-4 किताबें उन्होंने प्रकाशित की। हमारे यहाँ के क्या मेरे ख्याल से हमारे पूरे भारत वर्ष के जो संस्कृत विधा में तो टॉप मोस्ट सबसे ऊंचे हैं डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्ता, उन्होंने कई किताबें निकाली हैं, तो उनके 8-10 किताबें यहाँ से निकली हैं। तो लगाइएगा कि इस 20-22 साल के अंतराल में सन 2000 से शुरू किया था ये मैंने, अब ये 2024 हो रहा, तो 22-24 साल में लगभग 22-24 किताबें प्रकाशित हो गई। तो ये कम उपलब्धि नहीं है सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी किताबें हमने दी, तो मान लिया जाए इसमें से 50 आदमी को हमने दिया, अगर 20% ने भी पढ़ा तो 2 आदमी तो निश्चित पढ़ा होगा। तो इसका मतलब तो कुछ न कुछ हिस्सा इससे फायदा हुआ है। और हम और अब भी प्रयास कर रहे हैं कि नए लड़के जुड़ें जो हैं, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम अपने रचनाएं उनको देते रहते हैं। जैसे इसी बहाने उनके पास किताबें चली जाती हैं, तो इससे कुछ फायदा हो रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको बहुत शुभकामनाएं। जो पुस्तकें आप लगातार लिख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी भले ही आप 70 साल से अधिक की उम्र हो गई है, लेकिन आपके लिखने, पढ़ने और समाज को मार्गदर्शन करने की जो सामर्थ्य है वो बनी हुई है। तो जो पुस्तक लेखन से नए साहित्यकारों को, नौजवान लेखक हैं, उनको प्रेरित करने का काम अपने लेखन से और साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना मंच के जरिए जो कर रहे हैं वो आगे करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।